दो तरीके के लोग हो जाते हैं। एक वो जो कहते हैं कि हाँ भारत हिंदू राष्ट्र है और हम इसे ऐसा के ऐसा मानते हैं। दूसरा जो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हम ऐसा मान लेते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं। एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, एक दूसरे हैं जो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाने की आवश्यकता है। इनमें से दोनों में ही जो है सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, और कर्म से ही धर्म की रक्षा होगी, राइट, बिना उसके नहीं होगी। तो यदि आपके पास धैर्य है, यदि आपके पास क्षमा है, यदि आपके पास सत्य है, यदि आपके पास अस्तेय है, यदि आपके पास इंद्रिय निग्रह है, यदि आपके पास अपरिग्रह है, शौच है, तो जो है आप हैं। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो इन गुणों को संधारित करता है वो जो है सनातनी है, वो हिंदू है। यूरोप की बात आती है तो लोगों को क्या दिखाई देता है? अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं, डिसिप्लिन दिखाई देता है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, सजावट दिखाई देती है, यही सब चीज़ें पहले पहले नजर आती है। आदमी इन्हीं के गुण गाता है कि देखो वहाँ पर है ना कोई पैदल जा रहा था तो किसी ने गाड़ी रोक दी, और ये चीज़ें आती हैं। अब यूरोप की बात करते हैं अगर हम, तो क्या वो यूरोप हमारा आदर्श होना चाहिए? और अगर वो आदर्श नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं, हम लोग खिलजी की बात करते हैं, हम लोग नादिर शाह की बात करते हैं, तैमूर लंग की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इन यूरोपियन लोगों ने क्या बहुत कम किया उन लोगों से जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया, या फिर थाली के चट्टे बट्टे एक जैसे? तो 1526 से 1530 के बीच में बाबर भारत आया, ठीक है ना, और 1510 में जो है अल्बुकर्क ने जो है गोवा को जीता, जो पुर्तगाली था। राइट। तो और जिस तरह से इन्होंने आकर जो है भारत में यहाँ के मंदिरों का ध्वंस किया, और यहाँ के जो कहना चाहिए कि धर्म के साथ जो है जिस तरह का भी जो भी इन्होंने नृशंस व्यवहार किया, तो वही तो सब जो है वो पुर्तगाल में भी देखने को मिल रहा है। पुर्तगाल के अधिकारियों के द्वारा भारत में किया जा रहा था, गोवा में किया जा रहा था। यानी मंदिर तब तक ध्वस्त कर दिए गए हैं, और हिंदुओं का जो है परसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना मिली है, यंत्रणा मिली है, लोग मारे गए हैं, कितने बलिदान हुए हैं। 25-25 जो हैं ये ब्रिटिश सैनिक जो हैं वो इस तरह का अत्याचार करते थे। तो किस रूप में ये भिन्न थे? एक कन्या पर 25 एक दिन में। आज मैं देखता हूँ कि यदि गणेश चतुर्थी आती है तो वो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी जो हैं वो चले चाइना वाले। राखी आती है तो चाइना से बनी हुई राखियाँ आती हैं। अब देवी जी के चरण जो हैं वो जो चाइना से बने हुए हैं, लक्ष्मी के जो चरण। ठीक बात। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कोई ना कोई है वहाँ। एग्जैक्टली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के फखरुद्दीन अली अहमद और उसके बाद में बहुत सारे लोग, हम लोग शिकायतें करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो बीत गया सो बीत गया। 1975 इमरजेंसी आई, वहाँ पर संविधान में संशोधन हुआ, किस तरीके से प्रस्तावना बदली, ये समय बीत गया। लेकिन आज के समय हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में जो है जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज हमारे साथ में इस कार्यक्रम में श्रीमान मनोज श्रीवास्तव जी। एक प्रशासनिक अधिकारी तो देश में बहुत से हुए हैं सर, लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ में जिन लोगों ने लेखकीय विधा को समझा है, धर्म को समझा है, इतिहास को समझा है, भारत के मर्म को समझा है, और उसके बाद में आज आप मध्य प्रदेश में जो हम लोग देखते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, उसकी बात भी आएगी आज के बारे में हमारे इस कार्यक्रम में। और लोकतंत्र की बात आती है तो चुनाव की बात आती है, चुनाव की बात आती है तो चुनाव आयोग की बात आती है। उसी निर्वाचन आयोग में आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएं इस समय दे रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भारत इस संसार का सबसे पुराना लोकतंत्र है। हम वैशाली की बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, पाटलिपुत्र की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। ऐसे में सुंदरकांड से लेकर के द्रौपदी से लेकर के रामायण से लेकर के महाभारत से लेकर के आज तक के बारे में आपने जिस प्रकार लिखा है, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सर जिनके साथ में हम लोग इस तरीके से बात कर पाते हैं। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। और जैसा आपने कहा
कि ऐसे अधिकारी जो कि लेखन में भी रुचि रखते हों, वो परंपरा हालांकि बहुत क्षीण भले ही हो गई हो, जी। लेकिन किसी समय जो है ये था कि जितने भी आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, वो लेखकीय कर्म तो करते ही करते थे। उनकी आज भी देश के बहुत सारे जो कहना चाहिए कि गजेटियर हैं और फ्लोरा और फौना पे जो भी काम है, राइट। वो उन्हीं आईसीएस अधिकारियों के द्वारा किया हुआ है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आईएएस होते हुए भी लेखन कर्म में दत्तचित्त रहे हैं और उन्होंने अपनी लेखकीय श्रेष्ठता के मानक या प्रतिमान जो है स्थापित भी किए हैं। चलिए सर, मैं यहाँ से एक आज आपका मैं जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस दिन इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे एक शाम पहले ही कल मैं विवेकानंद केंद्र था और वहां पर मुझे एक पुस्तक दी गई कि यू शुड रीड दैट बुक, और वो बुक थी भगिनी निवेदिता के द्वारा लिखी गई एग्रेसिव हिंदुत्व, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन रहा ज्वलंत हिंदुत्व के नाम पर। और बड़ी अच्छी एक बात सर उसमें थी कि जो क्षेत्र हमें हमारे पास में अभी है उसे हमें बचाना है, जो क्षेत्र हमारे कभी थे उन्हें तो हमें लेना ही है, जो कभी नहीं थे उन्हें भी हमें विजित करना है, क्योंकि धर्म की स्थापना करने की बात हम करते हैं। ऐसे में क्योंकि आपने भी धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है, समझा है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं और ये कहते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र, उसको ना घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, सदा से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो दो तरीके के लोग हो जाते हैं सर, एक वो जो कहते हैं कि हाँ भारत हिंदू राष्ट्र है और हम इसे ऐसा के ऐसा मानते हैं, दूसरा जो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हम ऐसा मान लेते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्या करें सर? मेरा तो यही कहना होगा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र है कुछ लोगों के हिसाब से कि स्वाभाविक रूप से जिसकी किसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है, जो उसके स्वभाव में भारत की जो है राष्ट्रीय प्रकृति में निहित है, तो भी जो है वो एक ऐसी स्थिति है जहाँ से किसी तरह की अकर्मण्यता का समर्थन नहीं किया जा सकता। फिर देखना चाहिए कि इस हिंदू राष्ट्र में कौन कौन से ऐसे जो तत्व हैं जो कि इस देश की स्पिरिट के, इस देश की जो है आत्मा के विरुद्ध हैं, और हम जो हैं उसके प्रतिकार में क्या कुछ कर पा रहे हैं। यानी हिंदू राष्ट्र, एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, एक दूसरे हैं जो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से दोनों में ही जो है सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, और कर्म से ही धर्म की रक्षा होगी, बिना उसके नहीं होगी। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसका स्वभाव इस तरह का है कि जो ये विविध किस्म के पंथों को जो है स्वीकार करता है, डाइवर्सिटी को स्वीकार करता है, वैविध्य और संपन्नता और समृद्धि जो है इसकी भिन्नताओं में परिलक्षित होती है, और एक मूलभूत समानता जो है उन भिन्नताओं के बावजूद भी बनी रहती है, जो भारत को थामे रहती है। दरअसल भारत क्या है? भारत की संस्कृति जो है समुद्र स्थानीय संस्कृति है। समुद्र स्थानीय संस्कृति क्या होती है? ऐसी नहीं होती कि जो अलग अलग ढपली पे अपना अपना अलग अलग राग बजाते रहें, वो समुद्र स्थानीयता नहीं है। समुद्र स्थानीयता वो है जब विभिन्न धाराएं आकर और अपने पृथक अस्तित्व को भूलकर जो है विलीत हो जाएं एक ही समुद्र में, जिसका नाम जो है भारत है। तो यदि जो है लोगों के बीच में पृथक खंडित अस्मिताओं की चेतना बढ़ रही है, तो फिर वो समुद्र स्थानीय संस्कृति को चुनौती है। वो जो भारतीयता है, जो जिसकी मूल पहचान ही ये चेतना है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर से कभी किसी ने पूछा था कि भारत क्या ग्रामीण संस्कृति है या शहरी संस्कृति है भारत? तो उन्होंने कहा था भारत तो आरण्यक संस्कृति है। ठीक। तो यदि भारत आरण्यक संस्कृति है, अरण्य में जिस तरह से विविध किस्म के जो वृक्ष हैं उनको उनकी पूरी कहना चाहिए कि नानात्व में, उनके अनेकता में भी जो है उनको पुष्पित, पल्लवित और फलभरित होने दिया जाता है, तो उस तरह से जो है क्या हम लोग भारत को उस आरण्यकता में देख रहे हैं, उस सहजता में देख रहे हैं, उस नैसर्गिकता में देख रहे हैं कि कुछ कृत्रिम संरचनाएं जो हैं वो हम पर लाद दी गई हैं और हम उसका जो है प्रसन्नतापूर्वक वहन कर रहे हैं, और उसके आधार पर समझ रहे हैं कि हम जो है एक राष्ट्र हैं। प्रश्न है अपनी कृत्रिम संरचनाओं की बात की कि हम पर कुछ कृत्रिम संरचनाएं हम पर लाद दी गई हैं, जैसे बहुत सारी हैं। यदि आप जो हैं व्यवस्थाओं को देखो तो कई बार आपको लगता है, चूंकि मैं तो व्यवस्था में काम किया हुआ हूँ,
तो कई बार लगता है कि जो औपनिवेशिक चीज़ें थी वो हमने स्वतंत्रता के बाद जो है उन पर पुनर्विचार नहीं किया और हमने उनको जस का तस रखा। इनफैक्ट जो स्पेस जो है उन्होंने खाली की थी अंग्रेजों ने, वहाँ पर भारत का अभिजन वर्ग आकर खड़ा हो गया। राइट। और जो जूते वो छोड़ कर गए थे उसमें अपने पाँव घुसा दिए। तो उस चीज़ को जो है यदि हम कहें कि वो भारत की नैसर्गिकता के साथ जो है या भारत के जो कहना चाहिए कि चरित्र है, भारत का व्यक्तित्व है, उसके साथ न्याय नहीं था। अंग्रेज तो जो हैं इस देश को कभी भी अपना नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वो इस देश के लिए पराये थे। ठीक है। और वो अपने होने की स्ट्रक्चरल वैलिडिटी को जो है भारतीय समाज में लोकेट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अंग्रेजों के लिए जरूरी था कि वो स्टेट और कम्युनिटी इन दोनों के बीच में फर्क रखें। ठीक है। लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमारे भारत को जो है कृत्रिम जो फर्क को मिटाने की जरूरत थी और राज्य को समुदाय के लिए उतना ही सहज होना था, उतना ही ऑर्गेनिक होना था जितना कि कोई और दूसरी चीज होती है। यानी आज हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होनी चाहिए, आज हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, हम बहुत सारी चीज़ों में ऑर्गेनिक होने की मांग करते हैं। ठीक है। कभी हम ये सोचते हैं कि राज्य भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, जो अपने समाज के लिए सहज हो, समाज के संप्रेरकों का सम्मान करता हो। तो उस तरह का राज्य यदि है तब तो जाकर हम कहेंगे कि वो जो है दूरी मिटी है और हमने भारत को जो है स्वतंत्रता के बाद के काल में जो है भारत की तरह गढ़ा है। यदि हमने उसी जो औपनिवेशिक बोझ का परिवहन करते हुए हम चले आ रहे हैं, ठीक है, तो जो है दिक्कत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण यूँ देख लीजिए कि जैसे आपके आज राज्य समाज के बीच की जो दूरी है, उसका राज्य जो है पर्यावरण दिवस मनाता है, 5 जून को मनाता है, बिल्कुल, है ना। समाज पर्यावरण दिवस मनाता है हरियाली अमावस्या को, हरियाली तीज को, हरियाली तीज। तो जबकि प्रकृति अपने पूरे सुषमा में होती है, अपने पूरे सौंदर्य में होती है, उत्सव में होती है। और 5 जून जो है वो तो जो है एक ऐसा पर्यावरण दिवस है जब प्रकृति सबसे लुटी पिटी हालत में होती है। ठीक बात। यदि हमें उसे पर्यावरण दिवस मनाना भी है तो वो यूं समझ सकते हैं कि हम वो पर्यावरण के प्रति एक तरह की वार्निंग जो है, एक चेतावनी जो है 5 जून से मिलती है, जब उस जिस तरह की हालत रहती है। ये हालत हमेशा रहेगी अगर आप तो यदि हमारा लक्ष्य भी है एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का, तो हमें जो है उस पर्यावरण दिवस से आगे बढ़कर जो है यहाँ इस हरियाली अमावस्या तक आना है, तब जाकर तो जो हमारी प्रगति सही होगी। या एक दूसरा तरीका देख लें कि हमने जो है जो राज्य ने शिक्षक दिवस मनाना शुरू किया 5 सितंबर को, समाज मना रहा है गुरु पूर्णिमा को, और दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं है। तो ऐसी स्थिति होनी क्यों चाहिए? दरअसल हुआ ये कि स्वतंत्रता के बाद, जो मैं कह रहा हूँ कि कृत्रिम संरचनाएं हमने अपने आरोपित कर ली, तो स्वतंत्रता के बाद आप वही अंग्रेजी कैलेंडर पे चलते रहे, वही ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पोप ग्रेगरी ने किया था। आप यूं देखें उसको कि ये जो पोप का कैलेंडर है, जो कि कहना चाहिए कि एक धार्मिक या मजहबी, बल्कि एक मजहबी प्रमुख के द्वारा किया गया। वो भी किया भी इसलिए किया गया क्योंकि उनको ईस्टर और कुछ दूसरी जो तिथियां हैं उनका समायोजन करना था। तो उन्होंने जो है उस धार्मिक प्रयोजन के लिए उसको लागू किया। एक मजहबी प्रमुख के द्वारा एक मजहबी जो है प्रयोजन के लिए प्रवृत्त किया गया जो कैलेंडर था, वो हमने जस का तस जो है ले लिया स्वतंत्रता के बाद। और जो है हमने कहा कि ये हमारी धर्मनिरपेक्षता का सूचक है ना। जो मजहबी प्रमुख के द्वारा उस अधिष्ठान के, जो मजहबी अधिष्ठान था, उसके जो है चीफ के द्वारा जो जारी किया गया था, और एक कहना चाहिए कि ऐसे कार्य के लिए किया गया था जो अपने मंतव्य में धार्मिक था, मजहबी था। ठीक है, वो धर्मनिरपेक्षता की पहचान बन गया। और हमारा विक्रम संवत जो कि विक्रमादित्य ने किया था, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, और जो कहना चाहिए कि हमारा विक्रम संवत जो कि इसलिए लाया गया था क्योंकि हमने विदेशी आक्रमणों को
विक्रमादित्य के नेतृत्व में परास्त किया था राइट। शकोहोणों को, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए जो है वो लाया गया था। और लाए जाने की प्रक्रिया भी उसकी क्या थी? लाए जाने की प्रक्रिया ये नहीं थी कि किसी कॉलोनियल जो है मैकेनिज्म के जरिए वो इम्पोज कर दिया गया। लाए जाने की प्रक्रिया उस जमाने में ये होती थी कि कोई भी राजा यदि कोई कैलेंडर प्रवृत्त करना चाहता है तो उसको जो है अपने राज्य के सभी लोगों का ऋण माफ करना रहता है। कर्जा माफी जैसे आज ठीक है, बिल्कुल उस समय होती थी। तो माने एक प्रशासकीय प्रमुख के द्वारा एक प्रशासकीय उपलब्धि के लिए एक प्रशासकीय तरीके से लाया गया कैलेंडर, वो हमारा जो है हमने उसको सांप्रदायिक पहचान दे दी। और जब हमने दी तो वो एक साधारण दुर्घटना नहीं थी कि हमने एक कैलेंडर की जगह बी कैलेंडर अपना लिया। वो ये था कि हमारा कैलेंडर जो है अपने आप में इतने अवसर निर्मित करता था कि उससे जो है हमारा समाज जो है निरंतर सक्रिय बना रहता था और रोजगार के अवसर पैदा होते। मैं यहाँ पर सर एक छोटा सा प्रश्न आपसे लेना चाहूंगा, बिकॉज आपने 2-3 बातें यहाँ पर की हैं। आपने विक्रम संवत की बात की, आपने शकों की बात की, और उसके साथ साथ में आपने धर्मनिरपेक्षता की बात की। अगर मैं दोनों तीनों चीजों को इंक्लूड करता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट विक्रम संवत, बिकॉज ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग सब लोग अपनाते हैं, हमारी चीजें उससे के साथ में चलती है, बट राष्ट्रीय संवत भारत का कौन सा है? अब जिस शकारी विक्रमादित्य की हम बात करते हैं, पूरा भारत जिस विक्रम संवत में चलता है, अपने त्योहार मनाता है, आपने गुरु पूर्णिमा की बात की, व्यास पूर्णिमा, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब मनाए जाते हैं विक्रम संवत के नाम पर। शक संवत हमारा राष्ट्रीय संवत है, शकों को हराया था उन्होंने। तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता को हम उसका निर्वहन कर रहे हैं? जो धर्मनिरपेक्षता जैसे हम कहें कि द सो कॉल्ड वर्ड इज सेक्युलर, ये तो सर संसार में कितने देशों में है? संसार के कुल मिलाकर सभी संविधानों में देखें तो सिर्फ 7 देशों के संविधान में ये सेकुलर शब्द, मतलब लगभग 200 देश इस भूमि पर हैं, लगभग 200 देश हैं, उसमें से केवल 7 देशों के संविधान में ये शब्द है। यानी एशिया में देखें तो सिर्फ भारत के संविधान की प्रस्तावना में कैसे तो भी करके लाया गया है। और फिर जो है अभी 2007 में नेपाल के जो संविधान में उसके अनुच्छेद में जो है इस शब्द की वो ही है। उसके अलावा पूरे एशिया में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं मिलता। और यही जो है इसी तरह की स्थिति, फुटकर स्थिति कि फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में जो है सेकुलर शब्द है, इस तरह की फुटकर स्थिति मिलेगी आपको जगह जगह। कुल मिला के 7 देशों से ज़्यादा कहीं किसी देश के संविधान में जो है धर्म सेकुलर शब्द ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, अमेरिका के पूरे नॉर्थ अमेरिका में नहीं है आपको। तो इस तरह की स्थिति है। इसलिए ये मान लेना कि सेकुलर शब्द रखने से जो है हम जो है सर्वधर्म समभाव के हो गए, वैसे नहीं है। हमारे कहना चाहिए कि भारत की प्रकृति में, यहाँ के इतिहास में, यहाँ के संस्कारों में, यहाँ की जिसे हम भारतीय चेतना कहते हैं, उसमें जो है ये भाव है। हम किसी जो आकस्मिक तरीके से जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता तो हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को जिस तरह से हम परिभाषित धर्म सापेक्ष देश होने चाहिए। हाँ, हम जिस तरह से धर्म को परिभाषित करते हैं जी, वो मनुष्य होने की मूलभूत शर्त है। राइट। यानी आप देखें तो धर्म की परिभाषा मनु ने किस तरह से की है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। उसमें धृति है, क्षमा है, अस्तेय है, इंद्रिय निग्रह है, शौच है, दया है, दान है, इस तरह की चीजें। ठीक है। तो मनु ने जो है वो 10 लक्षण बताए उसके। याज्ञवल्क्य ने जो है 9 लक्षण बताए उसके, वो भी इसी तरह के हैं। फिर उसके बाद जो है महाभारत में देखें तो विदुर जब धर्म की बात करते हैं तो 30 लक्षण बताते हैं। लेकिन वो सब लक्षण क्या हैं? वो वर्च्यूज हैं। तो यदि आपके पास धैर्य है, यदि आपके पास क्षमा है, यदि आपके पास सत्य है, यदि आपके पास अस्तेय है, यदि आपके पास इंद्रिय निग्रह है, यदि आपके पास अपरिग्रह है, शौच है, तो जो है आप हैं। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो इन गुणों को संधारित करता है वो जो है सनातनी है। राइट। वो हिंदू है। तो हमारे यहाँ तो जो कहना चाहिए कि परिभाषा जो है जिस तरह से धर्म की दी गई है, धर्म के लक्षण बताए गए हैं, वो तो मनुष्य होने की मूलभूत शर्त हैं। तो आप जो है ये किसी को यदि कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, तो वो इन गुणों से जो है पृथक होना है। ठीक है। वो इन गुणों से पृथक होना कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि संकट की स्थिति हो जाएगी यदि ये गुण जो है, जो कि मनुष्य को चरितार्थ करते हैं, यदि ये गुण नहीं रहे तो
पूरा जो है सभ्यता ही जो है खतरे में पड़ जाएगी। एग्जैक्टली। और जो जब हम इसकी बात करते हैं, जो टर्माइट्स जो होते हैं, दीमक जिस तरीके का काम करती है कि खोखला कर देती है चीजों को, तो हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट हैं, जो खोखला जिन्होंने करने का पूरा काम किया, उन कम्युनिस्ट देशों में भी सेक्युलर वर्ड नहीं आता है। हाँ, मैंने देखा सारे दुनिया भर के संविधानों की जब मैंने तुलना की तो मैंने पाया कि कम्युनिस्ट देश के किसी संविधान में ये सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसमें ना हो, मैं समझ में सकता था, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज ने भी जो इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, वो संस्कार महत्वपूर्ण है जो किसी देश को जो है इस तरह की स्थिति में लाता है जहां विभिन्न आस्था पद्धतियों के लोगों को जो है अपनी आस्था को मानने की स्वतंत्रता है और कोई अपनी आस्था का जो है बलपूर्वक छलपूर्वक आरोपण जो है किसी दूसरे पर नहीं करता। यहाँ एक छोटा सा मोड़ देते हैं सर इस प्रोग्राम में, बिकॉज हम कॉलोनियल माइंडसेट की बात करते हैं तो वो सीधा पहुंचता है यूरोप की तरफ। क्योंकि यूरोप की बात आती है तो लोगों को क्या दिखाई देता है? अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं, डिसिप्लिन दिखाई देता है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, सजावट दिखाई देती है, यही सब चीजें पहले पहले नजर आती है। और आदमी इन्हीं के गुण गाता है कि देखो वहां पर है ना, कोई पैदल जा रहा था तो किसी ने गाड़ी रोक दी, और ये चीजें आती हैं। अब यूरोप की बात करते हैं अगर हम, तो क्या वो यूरोप हमारा आदर्श होना चाहिए? और अगर वो आदर्श नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं, हम लोग खिलजी की बात करते हैं, हम लोग नादिर शाह की बात करते हैं, तैमूर लंग की बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इन यूरोपियन लोगों ने क्या बहुत कम किया उन लोगों से जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया, या फिर थाली के चट्टे बट्टे एक जैसे ही है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि हम लोगों के मन में ये है कि मध्यकाल जो है वो तो बड़ा हिंस्र था, बहुत ही आक्रामक लोगों का सामना जो है हम लोगों ने किया, जो कि हमारी सभ्यता के आदि मूलों को नष्ट करने पर उतारू थे। ये है हमारे दिमाग में भरा हुआ, लेकिन ये भी भरा हुआ है कि ये आधुनिक काल जो है आया, उसमें ये यूरोपीय ताकतें आई भारत में, और भारत में उन्होंने जो है सिविलाइजिंग मिशन किया अपना और सभ्य बनाया भारत को, लोगों को। ये हम लोगों के दिमाग में एक बद्धमूल है कि इस आधुनिक चीज़ जो है वो यूरोपीय जीवन मूल्यों और जीवन प्रकारों से जुड़ी हुई हैं, और जो मध्यकालीन चीज़ है वो हमने उसको जो है एक विशेष मजहब से जोड़ दिया है, जो कि उस समय भारत में एक आक्रमणकारी के रूप में आया था। लेकिन मुझे यहीं पे बुनियादी आपत्ति है, क्योंकि जो एक तो यदि मैं उसके हिसाब से देखूं, कहना चाहिए कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखूं, तो 1526 से 1530 के बीच में बाबर भारत आया, ठीक है ना। और 1510 में जो है अल्बुकर्क ने जो है गोवा को जीता, जो पुर्तगाली था। राइट। तो और जिस तरह से इन्होंने आकर जो है भारत में यहाँ के मंदिरों का ध्वंस किया, और यहाँ के जो कहना चाहिए कि धर्म के साथ जो है जिस तरह का भी जो भी इन्होंने नृशंस व्यवहार किया, वही तो सब जो है वो पुर्तगाल में भी देखने को मिल रहा है। पुर्तगाल के अधिकारियों के द्वारा भारत में किया जा रहा था, गोवा में किया जा रहा था। यानी 1536 में ये सब शुरू हो गया था। 1541 तक तो बाकायदा एक जो है रॉयल डिक्री जारी हुई, और उसके द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया कि जो पोर्तुगीज कंट्रोल्ड एरियाज हैं उन सभी क्षेत्रों से जो है मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। 1541 की बात है। 1546 में जो है फिर एक दूसरी रॉयल डिक्री जारी होती है, जो किंग जॉन III के द्वारा थी, और उसमें जो है ये कहा जाता है कि हिंदुत्व को जो है, हिंदू धर्म को जो है प्रतिबंधित किया जाता है, हिंदू त्योहारों को जो है मनाने पर रोक लगाई जाती है, और जो है जो मंदिरों को नष्ट करना और हिंदू प्रतीकों को नष्ट करना वो सब किया जाता है। फिर उसके चलते चलते जब 1561 तक हम पहुंचते हैं, तो फिर जो है एक ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस में ये आता है कि ये सभी उद्देश्य जो हैं उपलब्ध कर लिए गए हैं। यानी मंदिर तब तक ध्वस्त कर दिए गए हैं, और हिंदुओं का जो है परसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना मिली है, यंत्रणा मिली है, लोग मारे गए हैं, इतने बलिदान हुए हैं। तो
मुझे दिक्कत इस बात की आती है कि हम लोग आधुनिकता को समझते किस रूप में हैं। यदि वही नृशंसता का व्यवहार जो है भारत में आकर ये यूरोपीय शक्तियां गोवा में कर रही थी और लगभग उसी समय कर रही थी जिस समय की जो है भारत के उत्तरी भारत के हिस्सों में वो हो रहा था, तो फर्क क्या है। दूसरा देख लें कि कलाओं को लेके देख लें तो जो एपिस्टेमिक वायलेंस जो है वो भारत के उत्तरी हिस्से झेल रहे थे, वही सब कुछ जो है ये पुर्तगीज जो है वो गोवा में कर रहे थे। जिस तरह से हमारे कहना चाहिए कि पांडुलिपियों को वहाँ पर नष्ट किया जा रहा था, हमारे ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा था, वैसे ही यहाँ पर किया जा रहा था। जो यूरोपीय युग में या जो यूरोपीय आक्रमणों के युग में वही सब होता रहा। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली और कानपुर सहित बहुत सारा उत्तर प्रदेश का एरिया वो इस बात का गवाह है कि किस तरह से एक एक घर से पुस्तकें निकाल के जो हैं वो नष्ट की गई, और क्योंकि उनको लगता था कि ये विद्रोही साहित्य है। इस तरह की स्थिति की थी हमारे मध्य प्रदेश में। 1857 में ही शंकर शाह और रघुनाथ शाह मंडला में थे, तो उनके घर की तलाशी ली गई, तो उनकी तलाशी में पाया गया कि इन्होंने काली जी की एक प्रार्थना लिखी है, जिस प्रार्थना में एक कविता है वो उस प्रार्थना गीत टाइप का, और उसमें जो है उन्होंने ये आह्वान किया है कि इन फिरंगियों को हे काली खदेड़ दो। ठीक है। तो उसको जो है विद्रोह का प्रतीक माना गया, और उसके बाद जो है उनको तत्काल 2 दिन के भीतर जो है एक ट्रिब्यूनल गठित करके और तुरंत फौरन निर्णय करके और उनको तोप से उड़ा दिया गया। इस तरह से तो जो है अभिव्यक्ति की जो तथाकथित स्वतंत्रता है वो औपनिवेशिक युग में थी। औपनिवेशिक युग में जिस तरह से नष्ट किया गया है हमारे मूर्तियां जो हैं यहाँ से ले जाई गई हैं, आज तक भी आप देखें, आप इस बात की तो चर्चा करते हो कि गजनवी जो है यहाँ से मंदिरों को वो ले गया और उसने वहां पर जो है किसी उसमें लगाया कि जिस पर पैर रख के लोग जाया करते थे। हम सब उसकी तो याद करते हैं, लेकिन हम ये याद नहीं करते कि हमारे महान जो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम या ब्रिक्स जैसे लोग जो हैं वो भारत से, ऐसे बहुत सारे लोग भारत से जो हैं मूर्तियां ले गए। आज भी ब्रिटिश म्यूजियम को आप देखें तो 53,000 मूर्तियां भारत की लाई पड़ी हुई, और ये औपनिवेशिक जो है चरित्र था। इन्होंने जो है इजिप्ट से भी 1 लाख से ज़्यादा मूर्तियां जो है ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंचाई हैं। और आज हालत ये है कि हम देखते हैं कि यदि हम ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं भारतीय और भारतीय मूर्ति का ही जो चित्र लेना चाहें, फोटो लेना चाहें, तो 1,000 रुपये वहाँ पर देने पड़ते हैं। तो इन्होंने बुनियादी रूप से क्या किया कि भारत से जो ये प्लंडर का काम किया, यानी मैं आर्थिक ड्रेन की जो दादा भाई नौरोजी ने बात की थी उसकी तो चर्चा करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एपिस्टेमिक जो प्लंडर हुआ है भारत का, उसकी चर्चा करना जरूरी है। और इस हिसाब से जब हम देखते हैं, और न केवल ये, यदि आपको ये लगता है कि मध्यकाल में ये जो आक्रमणकारी थे जो उत्तर भारत को जो है पद्दलित कर रहे थे, इन लोगों ने बहुत सारे बलात्कार किए और स्त्रियों पर जो है बहुत सारे अत्याचार किए, तो कभी ध्यान से देखिए कि यही का यही काम जो है 18वीं सदी तक, जो 18वीं 19वीं सदी तक बल्कि यही का यही काम जो है वो हमारे अंग्रेज कर रहे थे। यानी 1886 का एक सर्कुलर है जिसको मैंने अपनी पुस्तक अपराजिता में कोट किया है, और वो बताता है कि साहब ये उनके ब्रिटिश सैनिकों की जो है कामना पूर्ति के लिए गांव से 2-2 लड़कियां एक निश्चित आयु वर्ग की लेकर पहुंचाई जाएं। जो लॉक हॉस्पिटल बने थे, वो लॉक हॉस्पिटल इसलिए बने थे कि एक दिन में, जो पुस्तकें हैं वो बताती हैं, एक दिन में एक मासूम कन्या पर 25-25 जो हैं ये ब्रिटिश सैनिक जो हैं वो इस तरह का अत्याचार करते थे। तो किस रूप में ये भिन्न थे? एक कन्या पर 25 एक दिन में। तो उस तरह की जो है जब दुरावस्था थी, तो इसलिए मुझे कभी भी नहीं लगता कि सो कॉल्ड आधुनिकता जो है वो अंग्रेजों के चलते भारत में आई। ये जो है अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने
क्रियाकलापों में बिल्कुल उनसे मिलते थे जो कि भारत के दूसरे हिस्सों को कर रहे थे बदले। कि हम लोग जिनको तालिबान की बात करते हैं हम जिस तरीके से, तो वो अप्रोच भारत में केवल एक जगह से नहीं अपनाई गई है, जिन्हें अब आज आइडियलिस्टिक कहते हैं, जहां पर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं सर पूरी जिंदगी भर कि बच्चा कभी बड़ा होगा तो हाई एजुकेशन में जाएगा, हायर एजुकेशन में तो उसको वहां भेजेंगे। वो तो कुछ परिस्थितियां अपनी ही कमजोरियों के कारण भी हैं। हमने ही अपनी शिक्षा में बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें कर रखी हैं। ये हुआ कैसे सर शिक्षा में? शिक्षा तो 1947 के बाद में भारत के हाथ में आई थी ना। हाँ आई थी, लेकिन उसके साथ साथ यदि वो ढांचा वही का वही ले लिया हमने और उस ढांचे में जो है जो मूलभूत परिवर्तन करने थे वो नहीं किए हमने, तो फिर हुआ यही कि कोई बुनियादी बदलाव नहीं हुआ। जो हिकारत का भाव जो है बना हुआ था, जब JS मिल जो है इंडियन हिस्ट्री लिख रहे थे और भारत में कभी आया नहीं वो बंदा, लेकिन उसकी इंडियन हिस्ट्री ICS होने के लिए अनिवार्य थी। और पूरी जो है उसकी जो पुस्तक है वो भारत के प्रति इतनी घृणा से भरी हुई है, और उस पुस्तक को हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जो है उसका रट्टा मारना पड़ता था, और तब जाके आप ICS होते थे। और फिर वही की वही मनोवृत्ति, वो पीछे छूट गए JS मिल और उनकी पुस्तक भी, लेकिन जो है वही मनोवृत्ति जो है हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक जो है उसको ले ली और उसको जो है जारी रखा। तो इसलिए शिक्षा से जो उम्मीद थी हमारी वो नहीं हो पाई, और शिक्षा जिस तरह की दी जा रही है उससे जो है भारत में कहना चाहिए कि बुकिश नॉलेज के प्रति तो जो है उत्साह बढ़ा कुछ, लेकिन जो वो ज्ञान था जो कि हुनर पर आधारित था वो खत्म हो गया। आज आप देखिए तो हम पढ़ते हैं कि महाभारत में कृष्ण भगवान उन्होंने जो है सांदीपनी आश्रम में हमारे मध्य प्रदेश में है उज्जैन में, मैंने वहाँ पर पूरी एक दीर्घा भी बनवाई थी उन 64 कलाओं की। अच्छा, मैंने देखी वो सर वो दीर्घा। तो वो 64 कलाएं जो हैं वो उन्होंने सीखी, और वो 64 कलाओं को हम इतना तो पढ़ लेते हैं कृष्ण ने सीखी, क्या हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में उन 64 कलाओं का किसी तरह का सन्निवेश किया? क्या हमारे स्किल डेवलपमेंट मिशन में वो 64 कलाएं कहीं से हैं? क्या इस देश में 64 कलाओं की एक एकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है? तो मैं देख रहा था कि उसमें एक कला थी मैजिक, और वो मैजिक का एक स्कूल ऑफ मैजिक हमारे यहाँ नहीं है, एक कॉलेज ऑफ मैजिक हमारे यहाँ नहीं है। सर्कस लगता है, जादूगर के शो लगते हैं, बाकी और वो बेचारे कुछ ग्रामीण लोग अपनी उसके निर्वाह के लिए करते रहते हैं, लेकिन यदि जो है हमने उसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह लिया होता और उसका विकास किया होता तो वही कितना रोजगार जो है। हम लोग गीत गाते हैं सर, चतुष्षष्टि कलान्वितम, हम ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो होना ये था कि जो हमारा जो ज्ञान है जो हमें अपनी परंपरा से संस्कृति से विरासत में मिला, वो ज्ञान जो है उसको एक्चुअलाइज किया जाता, उसको प्रोग्रामेटाइज किया जाता, और तब जाकर वो बात बनती। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। हमारा जो है हमने पढ़ा कि हाँ कृष्ण ने 64 कलाएं एक दिन में सीख ली, और जो है हम कृष्ण की विद्वता से अभिभूत हो गए, या उनके ज्ञान की जो है प्रोसेसिंग की जो क्षमता है उससे अभिभूत हो गए, बस वहीं पर रह गए हम। उसके बाद जो है जो आगे के काम थे जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोगों को करने थे, नहीं किए हमने। जो मैं कैलेंडर की बात जो कर रहा था वो मैं किसी ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा था कि वो हमारी राष्ट्रीय रूप से, मैं उसलिए कर रहा था कि हमारा कैलेंडर निर्मित इस तरह से हुआ था कि उससे रोजगार के बहुत सारे अवसर जो है पैदा होते थे। आज मैं देखता हूँ कि यदि गणेश चतुर्थी आती है तो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी जो हैं वो चले चाइना वाले आते हैं ना। राखी आती है तो चाइना से बनी हुई राखियां आ रही हैं। अब देवी जी के चरण जो हैं वो जो चाइना से बने हुए आ रहे हैं, लक्ष्मी के जो चरण। ठीक बात। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कोई ना कोई है वहाँ जो भारतीय त्योहारों का अध्ययन कर रहा है, और अध्ययन करने के बाद उसमें जो सन्निहित इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं उसका जो है हार्नेसिंग कैसे की जा सके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइना, वो कर रहा है। लेकिन भारत में हम लोग जो हैं अपनी एक ऐसी व्यवस्था में रहते हुए जिसमें परंपरा और विरासत के प्रति किसी हद तक का तिरस्कार है, हम ऐसा नहीं करते कि इस भारतीय कैलेंडर में जो विभिन्न
पर्व आते हैं 365 दिनों में, कहते हैं कि 366 दिन तो हम लोग पर्व भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसमें से प्रमुख भी मान लें। एक बार मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी, हम लोगों ने ग्रामीण विकास में उस कार्य को किया भी। 144 जो है ऐसे त्योहार हमने ढूंढे कि जो प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में, कुछ हलकों में। तो उनकी मटीरियलिटीज ढूंढी 1 2 3 4 5। जैसे दीपावली पे 35 किस्म की जो है चीजें लगती हैं। उसका एक गिफ्ट हैम्पर हमने अपना स्व सहायता समूह के महिलाओं से तैयार कराया। तो वो जो त्योहार हैं हमारे लिए, जो हमारे पर्व हैं हमारे इस कैलेंडर में जो आते हैं, वो इस तरह से स्थानीय जो है कहना चाहिए कि रोजगार के अवसर पैदा करते थे। राइट। उन आर्थिक संभावनाओं का दोहन करते हुए हमारे ग्रामीण परिदृश्य को जो है हम किसी तरह से जीवंत बना पाते, वो कोशिश होनी थी। तो यदि हम लोग वहाँ कहीं चूक रहे हैं जी, तो फिर मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ जो है आत्म संशोधन की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के फखरुद्दीन अली अहमद और उसके बाद में बहुत सारे लोग, हम लोग शिकायतें करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो बीत गया सो बीत गया। 1975 इमरजेंसी आई, वहां पर संविधान में संशोधन हुआ, किस तरीके से प्रस्तावना बदली, ये समय बीत गया। लेकिन आज के समय हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में जो है, हम सुबह सुबह सब जब हाथ देखते हैं तो कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर गोविंद प्रभात। तो ये हाथों में पुरुषार्थ की बात होती है। तो उन हाथों से पुरुषार्थ अगर है तो हम पीछे की बात क्यों करें? आज जो है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले वाली बात आती है। तो इतिहास को तो हमें बताना है लोगों को, लेकिन वर्तमान में थोड़ा काम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज हम जितना कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। और आप जैसे लोग हमें इतिहास का दर्शन तो कराते रहेंगे, जिससे कि वर्तमान में हम समझें कि एक्चुअली हमें स्वाभिमानी, आपने जो कहा कि भाई जिस तरीके से आता भी है कि जापानी व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं करता, लेकिन काम करता है। टॉक जो है वो कम करिए, वर्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा करिए। तो लेट्स हैव सम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने आए और हम उसको भुनाए अच्छे तरीके से, और एक बार फिर से संसार में भारत की वो छवि, वो छटा लेकर के जाए। तो बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में सहभागी होने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपने हमें समय दिया। हाँ बिल्कुल, मेरा कहना है कि हम लोग इतिहास को पढ़ें, उपेक्षा नहीं करें, उससे सीखें कि हमारे वर्तमान को बेहतर करने में, हमारे भविष्य को बेहतर करने में क्या उपयोग हो सकता है। यदि हम पढ़ते हैं कि साल में 4 बार जो है हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार शारदीय और चैत्र नवरात्रि, तो वो जो है क्या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए उसमें से कुछ लेसन्स हैं, कुछ सबक हैं उसमें। राइट। और यदि वो सबक हैं तो वो क्या हैं, और उनको डिसाइफर करें, डिकोड करें और उसको जो है प्रयोग करें। यानी एक तरफ जो है हम मनाते रहते हैं नवदुर्गा, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जेंडर रेशियो जो है इतना खराब हो चुका है। तो अपनी परंपरा, अपने इतिहास की जो गरिमा है और उसका जो कहना चाहिए कि वजन है, उसको समझें और उसके आधार पर जो है हम उनको कुछ चरितार्थताएं दें। हमारे भविष्य पुराण में यदि जो है नारद और सूत जी जो हैं वो उनके संवाद में जो है गोचर भूमि का वर्णन करते हैं कि गोचर भूमि का संधारण किस तरह से किया जाना चाहिए, तो हमें उससे सबक लेने की जरूरत है। चाणक्य या कौटिल्य जो अपने अर्थशास्त्र में एक पूरा चैप्टर यदि गोचर भूमि पर रखता है, तो हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हम लोग जो हैं अपने यहाँ चरणोई भूमियों का क्या हाल किए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत बारीक बारीक सी चीजें आपको मिलेंगी जिससे आपको पता लगेगा कि हमारी परंपराओं की जो है प्रशासकीय प्रासंगिकताएं हैं, और उन प्रशासकीय प्रासंगिकताओं को जो है क्रियान्वित करना वो हमारा जो है सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए। एग्जैक्टली। और हम करके रहेंगे उन चीज़ों को, बिकॉज हम भारत के लोग हैं और भारत ने बहुत काम किया संसार में। दैट्स व्हाई वी आर हियर, एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग। और पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं है जिसके पास में इतनी जनसंख्या है और वो कम से कम धर्म को, संविधान में जो लिखा हुआ उसका स्वागत है और उसका सम्मान है, लेकिन वो अपने घर में उस धर्म को पूरी तरीके से मानती है और वो अपने घर में धर्म सापेक्ष ही रहती है। तो अभी के लिए इतना ही, और मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा, प्लीज अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा हमें कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं और आगे आप किस तरीके के कार्यक्रम देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारी सदस्यता भी ले सकते हैं और इस तरीके से इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री राम।